हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस 2023-24 के स्पेशल एग्जाम का हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम पिछले साल का जो पेपर है ये बेसिकली आपको कवर करवाएंगे। यानी कि आपका जो पिछला पेपर है किस तरह का आया था, जीके का पूरा हल यहाँ पर हम आपको कवर करवाने वाले हैं। कितना ईजी था या नहीं था, ये सारी चीज़ें आपको पेपर देख कर आइडिया लग जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, और ये जो पेपर है मैं आपको बता दूं 28 जनवरी 2019 को जो हुआ था यूपी कांस्टेबल का पेपर, ये इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर है। देखिए वो जो पेपर है उसमें थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं आ रही थी, उसकी वजह से हमने पूरा टाइपिंग ही इसको करवा लिया ताकि आपको एक अच्छी क्वालिटी में और अच्छा कंटेंट हम दे पाएँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वहाँ कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हमारा 2016 के साथ में जाएगा, क्योंकि 2016 जो अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय जो बजट था ये अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में ये दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाने लगे थे। तो हमारा यहाँ से 2016 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साल 2016 में, ध्यान रखिएगा, 2016 में भारत में रेल बजट और जो केंद्रीय बजट था इनको अलग अलग पेश किया गया था। बट 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाने को मंजूरी दी और इसके बाद में यह एक साथ पेश किया जाता है। यानी कि 92 जो साल है, 92 साल पुरानी अलग से रेल जो बजट है इसको रखने की परंपरा कितने साल की है, तो 52 साल पुरानी परंपरा है रेल बजट को अलग रखने की। ये 2016 में समाप्त हो गई थी। क्लियर है। इसके अलावा 1924 में अंग्रेजों ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था। तो ये जो किया था अलग, अगर इस तरह से क्वेश्चन बने तो 1924 में अंग्रेजों ने किया था इसको अलग। इसके अलावा फरवरी 2016 को जो अंतिम रेल बजट था ये किसने पेश किया था, तो ये किया था सुरेश प्रभु ने। ये रेल मंत्री थे और ये आखिरी थे, ध्यान रखिएगा, ये अंतिम वित्त मंत्री थे जिन्होंने रेल बजट को पेश किया था। इसके बाद में ये इसमें ही मिला दिया गया और इसके साथ ही ये जो है एक साथ आ गया। तो ध्यान रखिएगा, अलग जो प्रस्तुत किया गया 2016 में किया गया। आपका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हमारा चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग जो है ये भारत के पहले गवर्नर जनरल है। 1773 से 1785 तक ये रहे थे। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, तो ये ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक थे वॉरेन हेस्टिंग। और बंगाल की सर्वोच्च जो परिषद थी इसके ये अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया था। तो 1773 से 1785 तक इन्होंने जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिसको हम ICRA बोलते हैं, तो इसका नाम ही यही है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ICRA का मुख्यालय कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब गुरुग्राम चला जाएगा, क्योंकि गुरुग्राम में स्थित है ICRA का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर बात करें ICRA की, तो इसका जो मुख्यालय है ये गुरुग्राम में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है आपसे। तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी ICRA लिमिटेड की। और ये जो है एक स्वतंत्र और पेशेवर निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इससे पहले इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। बट ये जो है अब जाना जाता है निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नाम से। और ये आता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अंडर में। तो सेबी के साथ एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में ये पंजीकृत है। तो ICRA इसका मुख्यालय आपका गुरुग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा सेंटिनल द्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। सेंटिनल द्वीप जो है इसको भारत सरकार ने पर्यटन अवैध बना दिया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने सेंटिनल द्वीप में पर्यटन को अवैध घोषित किया है। और ये सेंटिनल द्वीप कहाँ पर आता है, तो ध्यान रखिएगा आप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसका हिस्सा है सेंटिनल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में भारतीय जो मुख्य भूमि है इसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार देखने को मिलता है।
अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सही जवाब सिक्किम रहेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सिक्किम में सितंबर 2018 में नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था, यानी कि सिक्किम राज्य के पहले। तो सितंबर 2018 में ये किया गया था, स्पेशली याद रखिएगा। और अगर डेट भी आपसे पूछी जाए तो 24 सितंबर 2008 को, माफ़ कीजिएगा 18 को, 24 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। और 4 अक्टूबर 2018 से यहाँ पर वाणिज्यिक उड़ान का संचालन शुरू हुआ था। ये कहाँ पर आता है? तो ये सिक्किम में आता है। और ये जो हवाई अड्डा है भारत के उत्तर पूर्व का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा बलदेव सिंह, यानी कि सी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी कर लीजिएगा, सी ऑप्शन। बलदेव सिंह जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। कब से कब तक रहे हैं ये डेट भी आपको पता होना चाहिए। ये 1947 से लेकर 1952 तक रहे हैं। क्लियर है? अगर डेट पूछी जाए तो 15 अगस्त 1947 से 13 मई 1952 तक ये भारत के रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। और उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनके मंत्रिमंडल में ये रक्षा मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर द्वीप पर स्थित है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा नर्मदा नदी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर स्थित एक द्वीप पर है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। सरदार वल्लभ भाई की पटेल की ये प्रतिमा है जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य में है ये? तो गुजरात आपका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। गुजरात का जो केवड़िया कॉलोनी है यहाँ पर ये स्थित है। सरदार सरोवर बांध से लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर दूर साधु बेट एक जगह है, यहाँ पर टापू बना हुआ है, यहीं पर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिलती है। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत के पहले गृह मंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्होंने काम किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी याद में जो बेसिकली स्मारक बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर ऊंची ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यानी स्टैच्यू है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका निर्माण का शिलान्यास किया था। साथ ही इसको किसने डिज़ाइन किया, इस तरह से भी क्वेश्चंस बनता है। तो रामवीर सुतार जो है इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर पराग कोश जाएगा, क्योंकि पुष्प का जो पराग कोश वाला हिस्सा होता है इसमें पराग का उत्पादन होता है। तो पराग कोश सही जवाब आपका हो जाएगा। पुष्प के पराग कोश में पराग का निर्माण होता है या उत्पादन होता है। पराग कोश जो है ये पुंकेसर का वह भाग होता है जहाँ पर पराग उत्पन्न होता है। आप कैसे भी कंफ्यूज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा, आसानी से क्लिक कर पाएंगे। तो पराग कोश में आमतौर पर 4 पराग जो कोश है ये होते हैं जो पराग कणों के उत्पादन के लिए बेसिकली जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि फूल के जो नर भाग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको पुमंग के नाम से जाना जाता है। फूल के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। और इसी तरह स्त्री केसर पुष्प का जो भाग होता है कौन सा होता है? तो स्त्री जो केसर होता है ये पुष्प का वह भाग होता है जो बीजांड का उत्पादन करता है। तो इस तरह से कई सारी एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? सही जवाब रहेगा यहाँ से एसेरिकिया कोलाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलाई। तो एसेरिकिया कोलाई ये जो है जीवाणु है और अंडाकार या गोलाकार ये होता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होता है? तो बैगनी रंग के जो प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है ये होती है 455 से 390 नैनोमीटर। तो यहाँ से हमारा जो है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मक्खन डैश का उदाहरण है? तो मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन है पायस का उदाहरण। पायस सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये पायस का उदाहरण होता है मक्खन। इसको इमल्सन भी बोला जाता है बेसिकली पायस को। तो इमल्सन अगर आपको जो भी ऑप्शन में मिले, पायस या इमल्सन जो होता है ये 2 या 2 से अधिक या 2 या 2 से ज़्यादा तरह के तरल पदार्थों का मिश्रण ये होता है।
और इसमें एक तरल छोटे अति सूक्ष्मदर्शी आकार के बूंद के रूप में होता है, दूसरों में ये बेसिकली फैल जाता है। तो मक्खन जो है ये इसी का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो करेक्ट आंसर आपका एप्सम सॉल्ट आएगा, एप्सम सॉल्ट। इसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे, डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही जवाब रहेगा सर विलियम मुइर ने, यानी कि सर विलियम मुइर के द्वारा 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1887 में। बट अगर आपसे डेट भी पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 23 सितंबर को 1887 को। किसने की थी? सर विलियम मुइर ने। क्लियर है। और ये जो है भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। साथ ही संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था और साथ ही इसे राष्ट्र महत्व का स्मारक भी या संस्थान भी घोषित किया गया था, या मान्यता इसको दी गई संस्थान के रूप में राष्ट्रीय महत्व के। और इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है, इससे एक समय पर या इसे पूर्व में पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, यानी कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के रूप में इसको जाना जाता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। तो क्वेश्चन अगर बने तो आप बता दीजिएगा कि क्या इसको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? सही जवाब यहाँ से उत्तर प्रदेश रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी 1963 में। तो इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी, इनका नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और भारत की भी ये भारत के इतिहास की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। किस पार्टी से इनका संबंध था? तो आईएनसी से था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इनका संबंध था। इसके अलावा अक्टूबर 1963 में इनको जो है नियुक्त किया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री ये बनी थी। किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला थी मुख्यमंत्री के रूप में। इसीलिए इनका जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी आपका करेक्ट आंसर होता है। ये कब से कब तक रही? तो 1963 से ये मुख्यमंत्री बनी थी और 1967 तक ये रही थी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? सही जवाब रहेगा योगी आदित्यनाथ, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को चुना गया था। अब वर्तमान में यही मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के और उनका ये दूसरा कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा। 2017 में ये पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके अलावा 2022 में वापस से ये चुने गए हैं। 26 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। तो ध्यान रखिएगा योगी आदित्यनाथ का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी के ये सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? सही जवाब रहेगा सारस, यानी कि सारस केंच इसका नाम होता है, क्रेन। तो ये जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, सारस क्रेन इसको बोला जाता है। जो भी आपको नाम दिखे इस हिसाब से अब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से लगाएंगे। और उत्तर प्रदेश ने सारस को राज्य पक्षी कब घोषित किया? तो आपका सही जवाब रहेगा 2013 में, यानी कि साल 2013 में उत्तर प्रदेश ने सारस क्रेन को अपना आधिकारिक राज्य पक्षी घोषित किया था। सारस जो क्रेन है ये भारत का एकमात्र निवासी प्रजनन क्रेन है और यहाँ लगभग उत्तर प्रदेश में इसकी कितनी तादाद देखने को मिलती है? तो 13,000 से ज़्यादा सारस क्रेन जो है ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब रहेगा संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जाना जाता था। 1937 से 1950 के बीच में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। हमारा बी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। देखिए ये जो है ब्रिटिश शासन के दौरान 1 अप्रैल को 1937 को जो है संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में स्थापित किया गया था। तो 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के रूप में इसको स्थापित किया गया था, इसलिए संयुक्त प्रांत इसको कहा जाता था। इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहा जाता था। इसके अलावा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने पर इसका जो नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तर प्रदेश किया गया।
तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य इसका नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? सही जवाब रहेगा आगरा में, यानी कि आगरा में, उत्तर प्रदेश का ये एक शहर है आगरा, और यहाँ पर भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। कैलाश जो मेला है ये कैलाश मंदिर में भगवान शिव की पूजा के लिए कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। और ये जो त्यौहार है कब आयोजित होता है बेसिकली? तो अगस्त और सितंबर का जो महीना होता है, अगस्त और सितंबर महीने में ये आयोजित किया जाता है। ये जो है एक पत्थर का लिंगम के रूप में भगवान शिव की उपस्थिति को मानने के लिए आयोजित बेसिकली किया जाता है। तो भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला ये आयोजित होता है आगरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का शारदा नहर। ये उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? सही जवाब रहेगा वर्ष 2000 में। उत्तराखंड जो अस्तित्व में आया ये वर्ष 2000 में आया है। और अगर आपसे डेट भी पूछी जाए तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड जो है ये अस्तित्व में आया और ये भारत का 27वां राज्य बन गया। उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। और 2002 से, माफ़ कीजिएगा, 2000 से 2006 के बीच में इसे उत्तरांचल से नाम से जाना गया, लेकिन वर्ष 2007 में इसका जो नाम है ये बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो क्वेश्चन बने कि उत्तराखंड का जो नाम उत्तराखंड किया गया ये कब किया गया? तो 2007 में किया गया। 2000 से 2006 तक उत्तरांचल इसको बोला जाता था, 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1930 में सीवी रमन ने देश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा भौतिक शास्त्र के लिए, यानी कि 1930 में सीवी रमन ने भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो ये जो किताब है इसका नाम है एन इक्वल म्यूजिक, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन एन इक्वल म्यूजिक करेक्ट आंसर है। ये एन इक्वल म्यूजिक जो पुस्तक है ये विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो इस कविता का नाम है दो चट्टानें, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हरिवंश बच्चन द्वारा लिखी गई जो आखिरी कविता है या इनके अंतिम जो कविता है इसका नाम दो चट्टानें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज जो की थी ये की थी कार्ल लैंडस्टेनर, यानी कि हमारा यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी कार्ल लैंडस्टेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। ये क्या है? तो ये है स्टकनेट, आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्टकनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को किस नाम से जाना जाता था या जाना जाता है या कहा जाता है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जो जलसंधि है इसको कहा जाता है पाक जलडमरू मध्य, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा अलास्का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अलास्का राज्य है इसकी सीमा संयुक्त राज्य के किसी भी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। अलास्का हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है इसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो ये जो है इसमें से आपका मस्कट करेक्ट आंसर है। मस्कट जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। दुबई, अबू धाबी और शारजहाँ ये अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात के मस्कट नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की जो राजधानी है ये है मनामा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मनामा जो है ये बहरीन की राजधानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से मीरा कुमार, यानी कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर बात की जा रही है। तो मीरा कुमार जो है यह पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ये जो हुआ था ये हुआ था मेरठ में, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में। इसका सिपाही जो विद्रोह हुआ था ये मेरठ यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका जो संबंध है ये है गुजरात से, यानी कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो इसका नाम है उद्दंड मार्तंड, यानी कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यहाँ से उद्दंड मार्तंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो इसका जो नाम है ये है इंदिरा सोना। इंदिरा सोना करेक्ट आंसर है। गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है इंदिरा सोना, और जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। अगला क्वेश्चन है फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदों को किसने तैयार किया था? तो ये जो तैयार किया गया था ये किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, यानी कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा आपका मैसूर, माफ कीजिएगा जोधपुर। उम्मेद भवन जो पैलेस है ये आपको देखने को मिलती है जोधपुर में, जोधपुर राजस्थान, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही जवाब यहाँ से चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी आई थिंक आप सभी लोगों को पता ही है, ये महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र में ही किया जाता है लावनी लोक नृत्य, और लावनी जो है ये प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइज यहाँ पर हमने 28 तारीख का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है ये पूरा आपको कवर करवा दिया है यूपी पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जीके के हमने जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सारे आपको कवर करवा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे ही रिलेटेड हम लगातार वीडियोस आपको दें ताकि आपको पता चल पाए लेवल किस तरह का आपके एग्जाम में पूछे जाता था, या अगर आप सॉल्यूशंस भी चाहते हैं सभी के तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और कोई टॉपिक पर भी वीडियोस चाहते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लगातार यहाँ पर आपको इसी एग्जाम से रिलेटेड लगातार वीडियोस मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, जो भी अपडेट होती है करंट की और वैकेंसी से रिलेटेड हम टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। साथ ही देखिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम आपको एग्जाम टाउन चैनल पर लगातार करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं नेशनल लेवल का, जिसमें हम कई सारे टॉपिक आपको कवर करवा चुके हैं, जैसे कि जनवरी से दिसंबर तक का नेशनल का करंट अफेयर कवर करवा दिया, मुख्यमंत्री राज्यपाल ब्रांड एम्बेसडर नई नियुक्तियां, ये सारे वीडियोज हमने दे दिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, यहाँ से आपका करंट अफेयर पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाएं तो आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारी एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते रहें। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।